Hello students, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic types of propensity to save. So हम already discuss कर चुके हैं propensity to save क्या होता है. इससे पहले क्लास में हम लोग already discuss कर चुके हैं what is propensity to save. And आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. हम सभी जानते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव मींस इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सेविंग एंड द नेशनल इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स पर भी उसका इफेक्ट आता है और वो इफेक्ट पॉजिटिव होता है. इनकम के बढ़ने से सेविंग भी इंक्रीज होती है. तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. द फर्स्ट वन इज average propensity to save and the second one is marginal propensity to save. So let's discuss about average propensity to save. What is exactly average propensity to save? Average propensity to save is the ratio of savings to the corresponding level of income. यानी कि average propensity to save saving and income का एक रेशियो है. So basically average propensity to save is the ratio of saving to the corresponding level of income. अगर हम average propensity to save को और डिस्कस करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी इनकम 100 है और हम सेविंग्स कर रहे हैं 70, so it means 70% of income will be saved. या हम बोल सकते हैं 70% ऑफ इनकम सेव की जा रही है. यहां पर हम अगले पॉइंट पर आते हैं. देन इनकम है 100, सेविंग्स है 70, देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा सेविंग अपॉन इनकम, इट विल बी 0.7. यानी कि यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 70% इनकम को सेव किया जा रहा है. इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू. तो देखिए हम यहां इनकम को मान लेते हैं. इनकम इज सपोज दैट इनकम इज 0, देन 100, देन 200, 300, 400 एंड लास्ट 500 एंड द कंजम्पशन इज 20. बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा. कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो बिकॉज हम अपने मिनिमम कंजम्पशन को मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि वो मिनिमम कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है. हम इससे प्रीवियस क्लास में जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टॉपिक समझाया था आपको, तो उस क्लास में हमने आपको बताया था कि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है. ऐसा कंजम्पशन जो इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं. एंड देन जब हमारी इनकम 100 है तो हमने यहां कंजम्पशन लिया है 110 एंड 200 है, देन कंजम्पशन है हमारा 200, 300 है, देन कंजम्पशन है 290 एंड 400 है, देन कंजम्पशन है हमारा 380 एंड लास्ट जब 500 है देन कंजम्पशन है हमारा 470. सो इनकम भी हमें पता है एंड कंजम्पशन भी हमें पता है. अब हमें क्या निकालना है? सेविंग्स. सो हम जानते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली सेविंग. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के बाद जो इनकम रिमेनिंग बचती है, दिस इनकम इज कॉल्ड सेविंग. सो बेसिकली सेविंग इनकम का पार्ट है जो कंजम्पशन करने के बाद बच जाता है. यहां पर हम बोल सकते हैं सेविंग इज द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. तो हम नेशनल इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करके डिटरमाइन कर सकते हैं सेविंग को. देखिए 0 - 20 - 20, 100 - 110 it will be -10, 200 - 200 0 and 300 - 290 10 and then 20 and then 30. यानी कि हमारी सेविंग्स
जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है। अब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालते हैं और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं सेविंग अपॉन नेशनल इनकम। तो इस लेवल इनकम पर सेविंग है -20 एंड इनकम है 0, देन एपीसी विल बी 100 लेवल इनकम पर सेविंग्स है -10 एंड इनकम है 100, देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी -0.1। सेम एज मैनर 200 लेवल इनकम पर जहां पर हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है यानी कि सेविंग्स 0 होती हैं, तो उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। सो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? व्हेन द कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम और सेविंग इज 0। When the saving is 0, then this point is considered as break-even point. तो यह break-even point पर savings upon income फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा 0। यानी कि break-even point पर हमारी average propensity to save 0 होगी। अगले पॉइंट पर आते हैं जब हमारी सेविंग्स 10 है और जब हमारा इनकम है 300, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है 0.03। when saving is 20 and the income is 400, then average propensity to save है 0.05। जब हमारी सेविंग है 30 एंड इनकम है 500, देन हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है 0.06। इस तरह से हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट किया। बहुत ही सिंपल था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना। हमने इसमें सिर्फ सेविंग्स अपॉन इनकम किया है। सेविंग्स हमने कैलकुलेट की थी इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिफरेंस करके, इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डिफरेंस करके। सेविंग्स निकालने के बाद हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आसानी से निकाल लिया। एंड देन आफ्टर मैं आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और समझाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा है? तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला स्टेप है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को ग्राफ पर दिखाने के लिए हम यहां पर एक्स एक्सिस पर इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिस इज ओरिजिन एंड वाई एक्सिस पर सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कंजम्पशन हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता। 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी जो कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है उस कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है, वो किस में से किया जा रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन जो किया जा रहा है वो पास्ट सेविंग्स में से किया जा रहा है। तो जब हम अपनी पास्ट सेविंग्स को डिस्पोज कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए, इन दैट सिचुएशन हमारा जो सेविंग होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जब हमारी इनकम 0 है तो जो सेविंग्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन को मीट करने के लिए उसे हम डिस सेविंग बोलेंगे। और डिस सेविंग नेगेटिव होती है यानी कि वो बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, बिलो द एक्स एक्सिस स्टार्ट होगी। तो यहां पर वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव वाले वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। दिस इज सेविंग कर्व। सेविंग कर्व नेगेटिव है, फिर 0 हो गई, ओके, एंड देन आफ्टर पॉजिटिव हो गई। तो सेविंग कर्व पॉजिटिव स्लोप कर रही है क्योंकि वो इनकम के बढ़ने से बढ़ती है, इनकम के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं S, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं R,
एंड ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर सेविंग हमारी 0 है, क्योंकि इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यहां पर हमारी सेविंग नेगेटिव है एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हो गई है। तो यहां हम कोई भी एक इनकम का लेवल लेते हैं। यहां हमने y लिया, हमने माना कि y लेवल ऑफ इनकम पर जो हमारी सेविंग है वो है y लेवल ऑफ इनकम पर हमारी सेविंग्स हैं t। एट द y लेवल ऑफ इनकम सेविंग है t। ये जो पॉइंट है जहां सेविंग और इनकम, ठीक है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। इस करस्पॉन्डिंग लेवल पर, इस करस्पॉन्डिंग इनकम लेवल पर जो सेविंग्स है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम एक्स एक्सिस पर इनकम को दिखा रहे हैं, यानी कि y किसके इक्वल है? y इक्वल है o y के, यानी कि इनकम इक्वल है o y के, एंड सेविंग रिप्रेजेंट की जा रही है y एक्सिस पर जो दिखा रही है o t के थ्रू, यानी कि सेविंग विल बी OT। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल है सेविंग अपॉन इनकम के, एंड सेविंग्स हैं OT और इनकम है OY। सो इस पॉइंट पर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो इसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं उन्हें अब डिटेल में समझते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के इक्वल हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के इक्वल हो जाए? मैं आपको यहां एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं। क्या इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या 1 के इक्वल दिख रहा है? 0.1 तो हो सकता है, सिर्फ 1 नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम अपनी एंटायर इनकम को सेव नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब पूरी इनकम सेव कर ली जाए, यानी कि इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स हो जाए। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इनकम सेविंग्स के इक्वल हो जाए, इसीलिए एपीएस भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। याद रखिएगा, हम अपनी पूरी इनकम को कंज्यूम तो कर सकते हैं बट पूरी इनकम को सेव नहीं कर सकते, क्योंकि हम मिनिमम कंजम्पशन करते ही हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। सभी पूरा देश ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने कंजम्पशन को 0 कर ले। एंड सेकेंड वन इज, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 हो सकता है? तो देखिए यहां न्यूमेरिकल में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 आ रहा है। कब 0 आ रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? जब सेविंग्स 0 है, यानी कि जब एंटायर इनकम को कंज्यूम किया जा रहा है तब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 हो सकती है। कब हो सकती है? जब हमारी सेविंग्स 0 हो, या हम बोल सकते हैं जब हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो, या हम बोल सकते हैं कि जब ब्रेक इवन पॉइंट हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा एपीएस 0 के इक्वल हो सकता है। तो एपीएस 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन एपीएस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी एंटायर इनकम को सेव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी एंटायर इनकम को कंज्यूम कर सकते हैं, सेविंग्स 0 रख सकते हैं, इसीलिए हमारा एपीएस 0 हो सकता है। और एपीएस बिलो 1 भी हो सकता है, लेकिन एपीएस कभी भी मोर देन 1 नहीं होगा। याद रखिएगा, एपीएस बिलो 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एपीएस मोर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी इनकम से ज्यादा कभी सेव नहीं कर सकते। आप कभी अपनी इनकम से ज्यादा सेव नहीं कर सकते, इसीलिए आपका एपीएस भी मोर देन 1 नहीं होगा।
लेस देन 1 हो सकता है क्योंकि आप अपनी इनकम से कम सेव कर सकते हैं। तो देखिए यहां सभी जो पॉइंट्स हैं वो सब लेस देन 1 है। इज दैट क्लियर? अब हम एक और ऑब्जर्वेशन पर आते हैं। वो ऑब्जर्वेशन है कि एपीएस हमेशा इनकम के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। ठीक है, एपीएस हमेशा इनकम के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, बिकॉज जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। प्रोपोर्शनेटली वो सेविंग ज्यादा इंक्रीज होती है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग्स का प्रपोर्शन भी इंक्रीज होगा, और जब सेविंग्स का प्रपोर्शन इंक्रीज होगा देन एपीएस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। यानी कि पहले हम अपनी इनकम का जितना परसेंट सेव करते थे एंड देन आफ्टर हम अपनी इनकम का ज्यादा परसेंट सेव करेंगे। सो दिस कंसेप्ट इज कंप्लीटेड नाउ। This concept of average propensity to consume is completed now, and next concept is about marginal propensity to save. अब हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम इनकम और सेविंग्स को लेंगे और उससे कंजम्पशन एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना बताएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें इनकम हम मानते हैं फर्स्ट लेवल पर, जिसमें एक क्वेश्चन है जिसमें हम इनकम लेते हैं 0, देन 100, देन 200, 300 एंड देन 400, जहां हमारी सेविंग्स हैं -20, -10, देन 0, देन 30 एंड लास्ट 60। एक छोटा ही न्यूमेरिकल हमने लिया है। इनकम हमारी दे रखी है 0 to 400, सेविंग्स है 0 लेवल ऑफ इनकम पर -20 एंड 100 लेवल ऑफ इनकम पर -10, 200 इनकम पर 0 एंड 300 इनकम पर 30 एंड 400 इनकम पर 60। सो नाउ कंजम्पशन विल बी इनकम माइनस सेव। डेफिनेटली कंजम्पशन इक्वल्स टू, डेफिनेटली हम जानते हैं इनकम इक्वल है सेविंग और कंजम्पशन के सम के बराबर। तो कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम माइनस सेविंग्स के। तो कंजम्पशन आता है 20 एंड देन 110 एंड देन 200 एंड देन 270 and at last 340. This is consumption. अब इन पर्टिकुलर लेवल्स पर हमें डिटरमाइन करना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिटरमाइन करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे कंजम्पशन अपॉन इनकम, एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे सेविंग्स अपॉन इनकम। तो एट द 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज -20 अपॉन 0, एंड एट द 100 लेवल ऑफ इनकम saving is -10 and income is 100, then answer will be -0.1. When saving is 0, at break-even point saving is 0. So average propensity to save is 0. When saving is 30 and income is 300, then average propensity to save will be 0.1. When average propensity to save when the saving is 60, then the average propensity to save will be 0.15. Average propensity to save will be 0.15. So in that manner we can able to determine average propensity to save help of this formula. और अब अगर हमें average propensity to consume determine करना है, then we can easily determine it
by putting the formula APC equals to consumption upon income, consumption, then it will be infinite, consumption is 110 upon 100, it will be 1.1, consumption is 200, then income is 200, APC will be 1. When consumption is 270, income is 300, then APC will be 0.9. When consumption is 340 and when consumption is 340 and income is 400, then APC will be 0.85. So in that manner we can able to determine APC as well as APS. I hope students you must have understood all these concepts. तो एक बार हम अगेन रिवाइज करते हैं जो आज हमने डिस्कस किया है. सो देखिए आज हमने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द सेकंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. व्हाट इज एग्जैक्टली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? It refers to the ratio of savings to the corresponding level of income. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेविंग अपॉन इनकम से. यहां S रिप्रेजेंट करता है सेविंग को एंड Y रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल इनकम को. इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किया था. यहां हम देख सकते हैं कि जब हमारी एंटायर इनकम कंज्यूम कर ली जा रही है तो सेविंग हमारी जीरो है. जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से सेविंग नेगेटिव हो जाती है, जिसे हम डिससेविंग बोलते हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्टली सेविंग? सेविंग इज अ डिफरेंस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं. तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा था एपीएस का. तो देखिए मैंने यहाँ y एक्सिस पर सेविंग को रिप्रेजेंट किया एंड x एक्सिस पर इनकम को रिप्रेजेंट किया. y लेवल ऑफ इनकम पर हमारा जो सेविंग है वो है OT और हमारी इनकम है OY. तो इनकम रिप्रेजेंट की जा रही है OY के थ्रू एंड ग्राफ पर सेविंग्स है इक्वल OT के. और इस लेवल पर जिसे हमने नाम दिया है E का, इस पॉइंट पर APS रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि यहां वो करस्पॉन्डिंग लेवल पर इनकम सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है. वो सेविंग्स इस करस्पॉन्डिंग लेवल पर, लेवल ऑफ इनकम पर किसके इक्वल है? E के इक्वल है. तो यहां APS है. सो APS इक्वल है सेविंग अपॉन इनकम के एंड सेविंग इक्वल है OT के. APS इक्वल है सेविंग अपॉन इनकम के और सेविंग इक्वल है OT के और Y इक्वल है OY के. तो इस तरह से APS इक्वल हुआ OT अपॉन OY. I hope students you must have understood all these concepts. In my next class I will discuss marginal propensity to save and some of the numerical aspect of this chapter. If you are having any doubt then you can message me. Hopefully कि आपको ये सब समझ में आया. ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इस यूनिट को अच्छे से डिस्कस करिए. In my next class, I will discuss marginal propensity to save. Thanks for watching it, students.